अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब हैं। आज जस्टिस अतर मनल्ला साहब का एक इजाफी नोट आया एक फैसले के हवाले से, और उन्होंने 4-3-3-4 के जो चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला, उस पर उन्होंने ही हैज़ वेड इन, उन्होंने अपनी राय दी है कि मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये 4-3 का फैसला, लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला आया, यानी कि इलेक्शंस करवाए जाएं 90 रोज़ के अंदर, जो तारीख अभी लेटेस्ट दी गई 14 मई की, वो उन्होंने कहा गया कि ये फिर फैसला स्टैंड नहीं करता क्योंकि सो मोटो यहाँ पे बनता नहीं था, और हाई कोर्ट में ये मामला चलना चाहिए था, जिस पर पहले भी मंसूर अली शाह साहब भी फरमा चुके हैं। मुद्दा सिर्फ बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने, इस पे जज साहिबान का इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि सो मोटो यहाँ पर बनता था या नहीं बनता था। उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग है इजाफी नोट, काफ़ी सारे सफ़ात का है, लेकिन वैसे आपको सिर्फ शुरू में एक छोटी सी चीज़ बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए, नेक नियति देखनी चाहिए, और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो दरखास्त गुजार थे इस मामले के अंदर के इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर करवाए जाएँ, क्योंकि असम्बली डिज़ोल्व हुई है पंजाब और KP की, तो बनता नहीं था यहाँ पर, क्योंकि नेक नियति नहीं थी इन्वॉल्व यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आईन पाकिस्तान अलबत्ता ये कहते हैं, और जो सिंगल मेंबर बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें भी 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने पर जज साहब ने अहकामात जो जारी किए थे और शेड्यूल वगैरह देने का कहा था, तो वो सब मामला तो है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका इजाफी नोट, इसके ऊपर हम डिटेल्ड बात करेंगे। एक और बड़ी अहम खबर है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, और वो खबर है जनाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आज मीटिंग हुई, 2 घंटे के करीब मीटिंग हुई। अच्छा, ये मीटिंग बुलाई गई थी हुकूमत से, हुकूमत ने कहा था कि जनाब आएँ और अस्करी क़यादत वहाँ पर आके बताए कि क्या हालात है मुल्क के अंदर, और एक दफ़ा दोबारा उसको रीइटरेट करवाया। मकसद बड़ा सिंपल सा है हुकूमत का, इसमें किसी को कोई शक है ना हो सकता है, और वो ये है कि 90 रोज़ के अंदर उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाने। अब और बहसें, एक तरफ से आईनी बहस चिढ़ गई हुई है, फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रहा। जज साहब ने, अतर मनल्ला साहब ने जो आज इजाफी नोट लिखा है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं कि ये जो पंजाब की असम्बली टूटी थी, ये सियासी तनाज़े पर टूटी थी, और वहीं पर बदनीयती है। यानी कि पहले भी इस बात का इजहार जज साहब जो कर चुके हैं जब समातें चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि अगर दोबारा बहाल कर दिया जाए इन असम्बलीज़ को, KP और पंजाब की, तो इलेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सारी हर तरफ से मिलकर ना कोशिश सिर्फ ये है कि इलेक्शन ना करवाने पड़े, और उसकी सिंपल सी वजह, उस पर क्या बार बार वो आपको पता ही है क्या वजह है क्यों इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। तो आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, सबसे पहले ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड नईम खालिद मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग सर जब भी हुई है पाकिस्तान के अंदर, पुलवामा वाला मामला हुआ उस वक्त हुई, एक जियो इकोनॉमिक पॉलिसी पाकिस्तान ने देनी थी उस वक्त हुई, टेररिज्म की सूरत हाल बाकायदा खराब हो जाए या हो गई थी जब, तो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। ये जो मीटिंग है, ये बाज़ाहिर और बाकायदा तौर पर इस वजह से है कि इलेक्शंस के लिए अस्करी क़यादत आकर बताए कि वो नहीं दे सकते, फोर्सेस फराहम नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल मुल्क के अंदर सूरत हाल खराब है। अब जस्टिफाइड समझते हैं ये जो मीटिंग आज हुई है? देखिए जी, मीटिंग तो बुलाई जा सकती है, उसमें काफ़ी सारे अवामिल हो सकते हैं। आपको पता है इकॉनमी की जो हालत है, क्योंकि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसके अंदर सिर्फ अस्करी लोग ही नहीं बल्कि और लोग भी होते हैं। फॉरेन पॉलिसी भी डिस्कस हो सकती है, इकॉनमी भी डिस्कस हो सकती है, लेकिन इसका इस वक्त बुलाना, मैं आपसे इत्तफाक करूंगा कि वो इसी तनाज़ुर में था जो जिसका आपने जिक्र किया है, क्योंकि एक तसलसल चल रहा है, एक वर्डिक्ट आया है जिसकी मुखालफत हुई है, और पार्लियामेंट में भी उसके खिलाफ करारदाद पास हुई है, तो उसको मजीद रीइंफोर्स करने के लिए मेरा ख्याल ये बुलाई गई थी। लेकिन अगर मकसद ये था तो मैं ये बरमला कहूँगा कि वो फिर नाकाम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को वो कंधा नहीं मिला जिसकी उनको तलाश थी, क्योंकि ना तो स्टेटमेंट अभी तक आई नहीं है बहरहाल। वही तो मैं पूछने लगा था, आप खबर दे रहे हैं जनरल साहब? जी नहीं, खबर दे रहे हैं अभी जो देखें, जो पहला इसमें चला है 2 घंटे तक मीटिंग, उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। कोई सिर्फ यही हुआ है कि जी हम जारी रखेंगे टेररिज्म के खिलाफ जंग जो है, और जीरो टॉलरेंस होगी, जो कि हमारी पहले की पॉलिसी है, कोई इसमें नई बात नहीं थी। सही, बिल्कुल। तो जो नई बात की तलाश थी वो 2 ही थी, जो आपने थोड़ा सा इशारा किया। नंबर 1, हमारे से तो आप बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड हैं। मैं सिर्फ वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे लगा आपने खबर भी दी है। अच्छा, वो जो मामला है ना एक्चुअली, कि आप ट्रूप्स दे सकते हैं सिक्योरिटी के लिए इलेक्शंस के लिए या नहीं, उससे पहले तो वजारत दिफा सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है। आज आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं, बताएं जरा आप ये, इस पर यकीनी तौर पे बात जी, क्या बिल्कुल हुई होगी, और मेरा ख्याल है कि मेरा अंदाजा है, ये साफ ज़ाहिर है कि मुझे तो अंदर की बातें नहीं मालूम
कि तीनों फोर्सेस ने, बल्कि 4, चूंकि वहां पर 4 स्टार थे, चेयरमैन भी थे जॉइंट चीफ, उन्होंने अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने दिया हुकूमत को। उन्होंने दो बातें नहीं कही हैं अभी तक। नंबर एक, ये नहीं कहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम में कि इतने हालात मुल्क के खराब हैं कि इलेक्शन ना करवाए जाएं तो अच्छा है, ये नहीं कहा है उन्होंने। अच्छा। दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए। ये दोनों चीजें अखज़ करना चाह रही थी हुकूमत, दोनों चीजें उनको नहीं मिली हैं। ठीक है, मगर जनरल साहब ये जो आपने बात की है, यही आर्मी, यही एस्टेब्लिशमेंट कह लें, यही जो हमारी लीडरशिप है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम दस्ते नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुके हैं। जी, मतलब उसमें एक पर्दा जो है। आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कोई अपोजिट डायरेक्शन नजर नहीं आ रही? मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एक पर्दा है, और वो पर्दा ये है कि ये बात ISPR की तरफ से नहीं आई है, ये बात GHQ की तरफ से नहीं आई है, ये बात आर्मी ने नहीं कही है, ये बात गवर्नमेंट और सेक्रेटरी के दरमियान है। गवर्नमेंट को जो हेड करते हैं वो वजीर दिफा है, वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है। वो गवर्नमेंट, चूंकि ये गवर्नमेंट के अंडर है, तो गवर्नमेंट अपने तौर पे अंदाजे लगा के कह सकती है कि जी नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की बात नीचे से आई होगी कि जी हम नहीं कर सकते। साहब, खामोशी जो है, आप तो खुद भी साबिक सेक्रेटरी दिफा रहे हैं जी, इदारे से पूछे बगैर यूं की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेक्रेटरी दिफा दे सकता है? जी, नॉर्मली नहीं दे सकता, ये मैं बात आपकी मानता हूँ। लेकिन हालात बाद औक़ात मुख्तलिफ भी होते हैं। सेक्रेटरी दिफा बटा होता है बिटवीन जो आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो बाद औक़ात इधर से उधर होने में कोई हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये पर्दा रखा हुआ है फौज ने, अभी तक उनके मुंह से नहीं निकलवा सका कोई भी कि जी हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उनके मुंह से ये भी नहीं निकला अभी तक कि हालात इतने खराब हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। लेकिन ऑफिस के थ्रू ही आता है ना। चले खैर, अगली बात पे आ जाते हैं। वो ऑफिस के थ्रू ही आना था जो कि सेक्रेटरी डिफेंस का ISPR कहता है मेरे भाई, जो बात डायरेक्ट होती है वो ISPR सर, ISPR यहाँ पे जो मुआवनत करनी है हुकूमत की, वो सेक्रेटरी के ऑफिस के थ्रू होनी है, वो ISPR के थ्रू नहीं जाना वहाँ पे। बहरहाल ये मेरी राय है, समझ गया। मैं अगर थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन छोटा सा जनरल साहब, आप इस पोजीशन पे भी रहे हैं, जिस तरह आपने बड़े खूबसूरत कहा कि एक लेफ्ट पे आपके आर्मी चीफ है और राइट पे आपके मिनिस्टर हैं, तो आपके जो वर्किंग है, जो आपका सिस्टम है, जिस कानून में काम करते हैं, हु इज राइट फॉर यू, किसको आप फॉलो करेंगे? देखिए, जो तो कानून है और जो लेट डाउन प्रोसीजर है वो तो आप फॉलो करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट का कारिंदा है और वो फौज का कारिंदा नहीं होता। लेकिन जो ऑन ग्राउंड है, वो आप जो बात करना चाह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि वो फौज से पूछे बगैर नॉर्मली नहीं होता। अच्छा जनरल साहब, उसमें जो अभी आप बात कर रहे थे कि पहले जो हम अभी ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे कि पहले कोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट आई सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से, जो आज की मीटिंग का अहवाल आप कह रहे हैं कि आपका ख्याल है, मुझे लग रहा है कि आपकी खबर भी है साथ, तो ये भी मुमकिन है कि पहले स्टांस और था और अब बाकायदा स्टांस चेंज हो गया हो? ये मुमकिन है, ये मतलब ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो पर्दा रखा हुआ था, वो जो एक थोड़ा सा उन्होंने अपने लिए स्पेस रखी हुई थी, हो सकता है उसको इस्तेमाल कर लिया गया हो। और एक चीज और आपके ज़हन में होनी चाहिए कि देखें, जब वहां पर बैठते हैं तो वहां पर 4 4 स्टार हैं, वहां पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं और आर्मी के चीफ हैं। गो के ठीक है, आर्मी के चीफ का बड़ा क्लाउट है, लेकिन वो 3 जब और 4 स्टार बैठे हों, उनकी मौजूदगी में अपनी बात मनवा लें, ये कोई इतनी आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे आपने उठाया। जनरल साहब, सुना है कि उसमें ये भी इमरजेंसी पे मतलब ये डिस्कस हुआ है कि पाकिस्तान के हालात साजगार नहीं है इलेक्शन के लिए। ये आज की मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझते हैं कि इस हालात में जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है, वाकई इमरजेंसी के लिए कोई है सूरत हाल? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये डिस्कस हुआ है कि इमरजेंसी लग सकती है इन हालात में। देखिए जी, इमरजेंसी तो जिन वजूहात की बिना पर है, जब तक वो वजूहात दूर नहीं होती, इमरजेंसी यही है ना कि हमारी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है, बेसिक तो ये है। दूसरी इमरजेंसी ये है कि हमारी वो तो लॉ एंड ऑर्डर इसका आगे निकल रहे हैं, उसके अंडे हैं। असल बात ये है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और उसके बाद है सारे अंडे जिनका आप ये जिक्र कर रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर भी है और सिक्योरिटी भी है, और लोग IMF नहीं मान रहा।
प्रिसाइज होना अगर इमरजेंसी के बारे में, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पे जो इम्पोज करनी होती है इमरजेंसी उस पर्टिकुलर सूबे की तरफ से करारदाद और फिर सदर मुमलिकत जो हालात देखता है वो होता है वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस। और आपके जिसको अगर हम उर्दू में कर लें तो कि बाकायदा जंग छिड़ी हो, आपके बैरूनी बॉर्डर्स खतरे में हो, आपके अंदरूनी सूरत हाल खराब हो, वो सूरत हाल आपके मुताबिक, क्योंकि आप खुद एक कमांडिंग पोजीशंस में रह चुके हैं, क्या वो सूरत हाल है पाकिस्तान में? अभी हम इकोनॉमिक सूरत हाल की बात नहीं करते, हम सिर्फ अगर वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात करें तो आपको लग रहा है कि वो है पाकिस्तान में? कोसों दूर है हम ऐसी किसी भी सिचुएशन से, कोसों दूर है अल्लाह के फजल और करम से। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में कि यहाँ पर इमरजेंसी इन बुनियादों पर लगाई जाए जो आप जिक्र कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर लगाई जाने की कोशिश की गई तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगी, मेरा ये अंदाजा है। अब बिल्कुल ठीक है, और वो बड़ा मजेदार सीन है ना, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इस वक्त फुल कोशिश है कि किसी तरह से दीवार के साथ लगाया जाए। वैसे जो मीटिंग्स होती हैं, अब जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है तो वहां पे थोड़ा सा एक हमारे लिए एक पिक्चर भी आप दीजिए। एक तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि 4 4 स्टार जनरल्स होते हैं तो सिर्फ एक तरफ से अग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, वो सबका उस पर कंसेंसस होना चाहिए। ये चीज डिस्कस होती है अगर इमरजेंसी की बात हुई, जो कि हुई है वहां पे और रिपोर्ट हुई है, तो वहां पर ये डिस्कस हुआ कि जनाब इमरजेंसी की सूरत हाल है कि नहीं, इस तरह की बातचीत होती है, फिर बताया जाए कि भजन की हो गया है। हाँ जी, तो हो सकता है, सब्जेक्ट तो लाया जा सकता है। होता ये है कि वहां पर एक एजेंडा उसका मुकर्रर होता है, क्योंकि जो सेक्रेटरी दिफा होता है वो इसका सेक्रेटेरिएट का काम भी करता है अगर जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ना हो, वरना ये NSA की जिम्मेदारी है। ओके। तो वो जो सब्जेक्ट डिस्कस होने हैं उनको लिस्ट कर देते हैं और फिर उसके आखिर में ये भी लिखा होता है एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, तो वहां पर नया सब्जेक्ट भी खोला जा सकता है। तो एन मुमकिन है ये बात हुई हो जो ये भी सर जरा फरमाइएगा, एलामिया जब अभी तक नहीं आया, जो उसका एलामिया जारी होता है वो सबके कंसेंसस से होता है कि भजन ये जी उसके बगैर नहीं हो सकता। एलामिया जो है सबको दिखाया जाता है और सबका एग्री होना जरूरी है, अदरवाइज वो इशू नहीं हो सकता। अच्छा जनरल साहब, इसी कंडीशन में हमारी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें ये रिकॉर्ड में चीज़ मौजूद है कि 80% KPK में हालात अच्छे नहीं हैं। मैं मतलब ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। आज की मीटिंग में हमारे ISI के भी चीफ बैठे हैं, वो कम से कम इस तरह की चीज़ों को तो क्लैरिफाई, ये डिस्कशन हुई होगी कि वाकई ये सही स्टेटमेंट है। एक रियासत खुद मान रही है कि एक सूबे में 80% जनाब काम ही नहीं ठीक चल रहा। पंजाब में भी तकरीबन ये वो चीज़ है, मैं आपको खबर नहीं दे रहा, ये सुप्रीम कोर्ट को लिख के आप दे चुके हैं। तो इतनी बड़ी जो आज कमेटी बैठी है उसमें ये डिस्कस तो वो होगा कि व्हाट इज़ द फैक्ट। जी मुझे चूंकि मैंने वो पढ़ा नहीं है जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो ये कह रहे हैं कि जो 80% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस हैं KPK में वो सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव का मतलब कि वहाँ बलवे और लड़ाई झगड़े का दुरुस्त का उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं हो सकते, साजगार नहीं है हालात, ये मतलब ये कि इलेक्शन प्रॉपर जब तक सिक्योरिटी ना हो उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, मतलब नॉर्मल इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 80% जो है ना KPK में हालात ऐसे खराब हैं कि वहां पर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। और आप ये देखिए कि हमारे साथ अफगानिस्तान मुल्क है, जंग के दौरान जंग जारी थी और 2 दफा इलेक्शन हुए वहां पर, और यहाँ हमारे यहाँ भी हालात आपको पता है, अभी तुर्की में कितना ज़ल्ज़ला है और इलेक्शन करीब है, उन्होंने कहा नहीं जी इलेक्शन तो होंगे अपने टाइम पर। तो इलेक्शंस तो कभी नहीं रोके जाते, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल हालात उसके करीब भी नहीं है कि हम ये कह सकें कि इलेक्शंस जो है ना किसी तरीके से इनका इनकाद बहुत मुश्किल है। और एक साफ ज़ाहिर है कि मैं तो ज़्यादा पॉलिटिक्स को नहीं समझता, लेकिन हुकूमत के लिए मेरी ये राय होगी कि अगर तो उन्होंने अपने आप को जिंदा रखना है पॉलिटिकली तो वो इलेक्शन में जाएं। साफ ज़ाहिर हारेंगे नज़र आ रहा है, ऑपोजिशन में बैठेंगे, PTI डिलीवर करेगी नहीं करेगी, वो तो जैसे बाकी डिलीवर करते हैं वैसे ही मुझे लगता है वो करेंगे। कहाँ से लेकर आएंगे वो ऐसे अच्छे लोग जो कि सारे काम करेंगे, करें तो बहुत अच्छी बात है, तो इनको फिर मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर जारी रखी तो अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही हाथ धो बैठे और आइंदा इलेक्शन लड़ क्या जनरल साहब, मैं एक छोटी सी आपसे डिसएग्रीमेंट करता हूं। आपने कहा मुझे तो सियासत का ज्यादा नहीं पता, मेरा ख्याल है आपको आप बहुत अच्छी तरह। अच्छा जनरल साहब ये आप बताएं, आपने बता दिया ये इलेक्शन क्यों नहीं चाहते, ये क्या इतना बड़ा मसला बन गया? क्या ये शिकस्त से डर रहे हैं कि इमरान खान के इंतकाम से डर रहे हैं? ये खान साहब का जो जेस्चर बन गया छड़ांगा नहीं हलाकू खान, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? ये फैक्टर तो जो है ना, जो इसमें मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो अपनी जंग जो है ना पॉलिटिकल एरेना में रखते
और जो बाकी चीज़ें दिल में रखते और वक्त आने पर लॉ के मुताबिक प्रोसीड करते, वो बहुत अच्छा था, बजाय इसके कि ये नारेबाजी के। बहरहाल वो चूंकि आपके पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट भी होती है, शायद वो इसलिए उन्होंने किया। दूसरी वजह मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब मेरी नज़र में कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के काबिल नहीं है, वो नहीं ले सकते कोई डिसीजन आती है लंदन से, लंदन में बैठे उनको हालात का सही अंदाजा नहीं है कि इधर हो क्या रहा है। फील्ड के लोग जो कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, उनको बता नहीं रहे कि जी आज ना आपके आने के यहाँ पर कोई फायदा होगा, ना कोई चांसेस हैं, और ना ही कोई इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं। उनको सबज बाग दिखाए जा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा मसला। एक लास्ट चीज जनरल साहब, वो ये कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बाकायदा रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। आप इसको किस तरह से रीड करते हैं, और थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे देखें, मैंने तो इस पर लिखा भी है, ट्वीट भी किए हैं और फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। मुझे तो काफी हद तक मुझे इस बात का यकीन आता जा रहा है कि एक साइंटिफिक तरीका है माइंड कंट्रोल का, और एक प्रॉपर तरीका है पॉलिटिकल हिटमैन का। मेरा ख्याल में हर जगह पर ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो कि आपकी सेल्फ राइटस, जो भी आपका है बयानिया नैरेटिव, उसी पर आपको कायम रहने के लिए कह रहे हैं, और जब भी कोई पैचअप होने लगता है तो कोई ना कोई काम खराब कर देते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कितनी अच्छी ये स्टेटमेंट आई थी पीटीआई की तरफ से कि हम बात करने को तैयार हैं, हम बैठने को तैयार हैं, और आज एक नया मुकदमा कायम हो गया है इमरान खान के खिलाफ। तो ये काम करने वाले लोग अंदर मौजूद हैं। ये तीनों को चाहिए कि इस बात को समझे। जब मैं तीनों कह रहा हूं तो मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को भी कह रहा हूं और एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहा हूं। खुदारा इस बात को समझे, आपको आपस में लड़ाया जा रहा है, और आपकी अपनी अपनी अना को तोड़ें। और वो तो इमरान खान साहब कहते हैं ना, एक को तो बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वो तो कर रहे हैं उनको नहीं, लेकिन इमरान खान साहब खुद को बरी जुम्मा ना कहे, समझे ना। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको कोई नहीं उकसा रहा और बाकियों को लोग उकसा रहे हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये उकसाने वाले लोग तीनों जगह पे मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट चीज़, वो वैसे तो मैंने पहले भी लास्ट ही कहा था, लेकिन ये बाकायदा लास्ट है, वो ये है कि अगर हालात फोर्सेस समझती हैं और ख़ास तौर पे बड़ी अफवाज समझती हैं कि वाकई ऐसे हैं और डिप्लॉयमेंट के लिए, इलेक्शंस की एक पुरअमन इनकाद के लिए हम नहीं दे सकते फोर्सेस, तो जो दूसरी दो फोर्सेज हैं वहाँ पर भी तो, और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है जनरल साहब, क्योंकि कभी हमने देखा नहीं जी, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान की फौज जितनी है उसका तकरीबन 30% बाहर रिजर्विस्ट पड़ा हुआ है। यानी कि अगर 6 लाख फौज है तो आपके पास 1.5-2 लाख रिजर्विस्ट हैं जिनको आप एक हफ्ते की कॉल पे बुला सकते हैं। ठीक। और वो सारे पाबंद हैं, मतलब वो लॉफुली पाबंद हैं कि जब आपकी कॉल आएगी तो फौरन पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये कतन मैं बहाना नहीं मानता कि जी मैन पावर नहीं। और फिर मैंने एक और बात कही थी कि इतने ज्यादा रिटायर्ड जजेस मौजूद हैं, रिटायर्ड टीचर्स मौजूद हैं, रिटायर्ड फौजी अफसर और जवान मौजूद हैं जिनकी उम्रें 55 साल से कम है, ज्यादा वालों की बात नहीं कर रहा। ठीक। उन सबको बुलाएं और ये सारे ये काम करवाएं और वो कर देंगे। और पैसों का भी कोई मसला नहीं है। आप आज कौम को कहें कि जी हमने इलेक्शन करवाने हैं, आप पैसे दें, देखें अगर इससे डबल पैसे ना जमा हो जाएं। ये सब बहाने फरोई हैं, ये बेसलेस हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। मैं इन सब का हल निकाला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद, अपना उनकी जो इनसाइट है और ओवरऑल जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर रहे थे। ताहिर मलिक साहब, उन्होंने तो बीच में कोई एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि खबर ही समझें आप इसको, आपकी क्या खबर है? देखें यार, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल साफ सी। हुकूमत को एक चीज़ समझ आइए कि हम अकेले सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने ना है। नई स्ट्रेटजी वो 2 लेके आए हैं। एक लेके आए कि ये इट शुड बी बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट। 10 को उन्होंने मुश्तरका इजलास बुला लिया और इसकी खबरें आना शुरू हो गई कि वो भी जनाब बिल लेके आ रहे हैं कि जिन्हें पैसे दें। और वो ये आप हो सकता है बड़े कभी इम्कान आता है कि 10 को आपकी पार्लियामेंट के जी 21 अरब रुपये हमारे पास नहीं है। फिर हुकूमत एक नया एक शोशा ये छेड़ेगी कि जनाब हम क्या, आपकी पार्लियामेंट कह रही है हमारे पास तो बजट में पैसे नहीं, उसने हमें इजाज़त ही नहीं दी, बिल ही नहीं पास किया। तो एक लड़ाई ये डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट। नहीं, वो तो है। मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पूछ रहा था, अंदर से कमेटी की तरफ आने लगा। उधर कमेटी की तरफ ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी का इशू बन जाए। और ये उनका पॉइंट ये कि वो भी चले मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि फौज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लफ्ज़ आ जाए कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशू है, वाकई इलेक्शन के लिए हमारे पास वो मैन पावर नहीं है। तो उनके पास 2 रीज़न हो जाएंगे। ये देखें, ये पार्लियामेंट लड़ रही है, ये सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी का इशू क्यों
बनाएंगे, इसमें भी आपको कमेंट कर दूँ, वो इसलिए कि वो साबित करेंगे कि फ़ौज न्यूट्रल है, ए पॉलिटिकल है। हम सियासत की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं भाई हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वो मसला हल हो गया तो है, ये मलिक दो साहब, चीज़ें हैं। वो ठीक हो गया, लेकिन वो मसला हल हो गया है। वो रिटायर्ड फौजी भी हैं और उसके अलावा आपकी दो और अफवाज, ये उनको भी पता था, ये बरी अफवाज भी हैं, नेवी अफवाज। ये नई लड़ाई डलेंगे, सिक्योरिटी के नाम से फौज को आगे लड़ेंगे और उधर से अपना पार्लियामान को लाएंगे, हुकूमत को पीछे करेंगे। पता सारा कुछ है, लेकिन करना नहीं। थोड़े कहने का मकसद मैं तो इलेक्शन नहीं कराने, ऐसी किसी सूरत को डंडे छोटे तो करा ले तो करा ले, ये आपने तो नहीं कराने, लेकिन जिन्होंने एक अल्टीमेट फैसला लेना है, जिसके लिए कमेटी की मीटिंग बुलाई हुई थी, उनकी तो थी ना बात। खैर वो देखने वाले समझ गए होंगे कि क्या मामला है। वो भी देखे ना, आपका IMF का फैक्टर जो हमेशा मैं कहता हूँ, सागदार ने कहा मैं अमेरिका नहीं जा रहा, इसका मतलब है 2-3 डेज कमिंग आर वेरी वेरी सीरियस। यस एब्सोल्युटली। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो कानूनी नुकात की बात करेंगे। माहिर कानून मारूफ वकील शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और एक नुक्ता जो आज इजाफी नोट जस्टिस अतर मनोल्लाह साहब का आया, उसके अंदर दोबारा वो इट्स गोइंग बैक टू द पॉइंट कि असम्बलियाँ ही ना टूटती अगर KP और पंजाब की, तो ये मामला ही ना होता। और वहाँ पे कहा गया कि ये सियासी तनाज़ा था जिसकी वजह से ये सब मसला क्रिएट हुआ। तो पूछते हैं शुएब शाहीन साहब से कि वो जो असम्बलियाँ थी वो भी सियासी थी ना, उस सियासी तनाज़े पर टूटनी थी या वो कोई समाजी और घरेलू तनाज़े पर भी टूट सकती हैं? ब्रेक के बाद बात करें। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 10 मई को इंतखाबात कराए जाएं, और उसमें उन्होंने कहा कि ये फैसला अब 3 मेंबर बेंच का, लेकिन अब वो सारी वो एक ना टेक्निकल बहस उसमें चल रही है। पंजाब और KP में इंतखाबात से मुतालिक जो आज खुद नोटिस केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मुअज़्ज़ज़ जज अतर मनोल्लाह साहब, उनका तफसीली नोट जो आया उसमें कहा गया है कि ये आज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो गया था। उस पर हुकूमत ये कह रही है कि अगर जजेस फैसला नहीं मान रहे और ये अक़लियती फैसला है तो ये इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है? इदारे मानने के पाबंद नहीं है। तो शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, एक तो इस पर बताइएगा, ये क्या इस्तदलाल है इसका, क्या ये दुरुस्त है जो अतर मनोल्लाह साहब बात कर रहे हैं? मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं मजाक में नहीं पूछना चाह रहा, मैं इन ऑल सीरियसनेस पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या बड़ा काम बेहतर रहेगा, फुल कोर्ट ना बनाया जाए कभी भी, किसी और केस के अंदर कोई भी जज बैठे वो अपना एक इजाफी नोट लिख दिया करे और तमाम जजेस को ईमेल कर दिया करे और एक कॉपी सेंड कर दे, तो फैसला वैसे ही आ गया ना, वो सारे जजेस का उसमें शामिल हो जाया करेगा। मैं समझता हूँ कि ये काबिल अफसोस बात है कि ये बड़ा एहतराम है, हमारा बड़े काबिल जजेस हैं सारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन 27/2 के आर्डर के अंदर 9 के 9 जज साहिबान ने ये लिख के दिया। एक होता है रिक्यूज करना कि जी मैं इस केस को सुनना नहीं चाहता, एक होता है लिख के देना कि आप नया बेंच तश्कील दे दें जी। 9 के देखें, 9 के 9 जजेस ने जब लिख के दे दिया कि नया बेंच तश्कील दे दें, नया बेंच तश्कील हो गया, 5 जज साहिबान ने केस सुना, बाकी 4 ने तो सुना भी नहीं था। हाँ जी। और उन 4 में भी अगर आप देखें तो 2 जज साहिबान इजाजुल हसन मज़ार अकबर नकवी साहब ने खुद कहा, लिख के दिया कि ये 184(3) का केस बनता है। एतराज भी उनके ये आया था कि ये तो खुद कहते हैं 184(3) का केस बनता है, लिहाजा इन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। बिल्कुल। और बाकी 2 जज साहिबान ने कहा ये नहीं बनता, तो लिहाजा 4 उनको माइनस करके चीफ जस्टिस साहब ने नया बेंच 5 मेंबर का तश्कील दे दिया। तो अगर ये तस्वर किया जाए कि वो 4 का फैसला था, तो फिर जो बाकी 2 जज साहिबान जिन्होंने अपना नोट लिखा था कि नहीं ये 184(3) का केस बनता है, उसको भी अगर उनके नोट को शामिल कर लिया जाए तो फिर 5/4 का ये केस बन जाएगा, ये जजमेंट। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। जब नया बेंच तश्कील में पा गया, नए बेंच ने केस सुना, नए बेंच में 3/2 से फैसला आ गया, तो मेरा ख्याल है कि ये शाहीन साहब ऐसा होता तो नहीं है, और मेरी तो जरूरत नहीं है कि मैं कुछ इंसिनुएट भी करूं, इसमें कुछ अपने तौर पे सोचने की कोशिश करूं, इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, ऐसा होता तो नहीं, ये हुआ क्यों है? देखें, ये मैं समझता हूं कि ये गलतफहमी का नतीजा भी हो सकता है, ये बेंचेस के दरमियान तकसीम का नतीजा भी हो सकता है, लेकिन किसी भी जज ने ये नहीं कहा कि ये 90 डेज में इलेक्शन ना कराएं। ये लोग तो टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं ना। किसी एक जज का फैसला, सिंपल बात है, अभी जो नया फैसला आया है इसमें 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए सुप्रीम कोर्ट ने। 3 क्वेश्चन में से एक कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है, अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के वकील को पूरा दिन सुना, उन्होंने कहा जी हमारे मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कोई अख्तियार नहीं है, ना ही इनकी कोई दफा बताती है उनको अख्तियार, ना ही उनको कोई इलेक्शन एक्ट 2017 पावर देता है। ये इशू खत्म हुआ, उन्होंने दूसरा सवाल किया, ये बताएं कि क्या 90 डेज में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, आइन क्या कहता है? कहा गया जी आइन के मुताबिक 90 डेज या नियरेस्ट टू 90 डेज मजबूरी में जो भी टाइम एक्सटेंड हुआ उसके अंदर इलेक्शन होने हैं।
तीसरा सवाल हुआ कि जो वजारत खजाना और दिफा ने जो रीजन दिए हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं। उनको बुलाया गया, 4 सवाल किए कोर्ट ने, एक जवाब भी नहीं था उनके पास। तो मेरा ख्याल है सिर्फ हीले बहाने हैं, इन लोगों को समझ आ गई है। लेकिन सर एक तरफ बड़ा कहते हैं हाँ जी, बारीक एक तरफ नुक्ता है कहते हैं उसमें, मैं चाहता हूं कि उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये 90 दिन से इनकार तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक हिसाब से वो 90 दिन वो तो तब माने 90 दिन के असेंबलियां आईनी तौर पर तहलील हुई या नहीं हुई। अतर मिनल्ला साहब ये कह चुके हैं, मंसूर अली शाह साहब ये कह चुके हैं, और मैं आपको फैसले में से सुनाता हूं। वो कहते हैं कि सियासी हिकमत अमली के तौर पर अगर सूबाई असेंबलियां तहलील की जाएं तो क्या ये जमहूरियत से मुताबिकत रखता है, और ये क्या खुद बजाते खुद ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? मतलब आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि नियतें जांचनी है, एक इख्तियार है असेंबली तहलील करने का। तो जज साहिबान क्या ये कहना चाह रहे हैं, मैं बसद एहतराम पूछना चाहता हूं कि जो आइन लिखने वाले थे उनके जहन में ये बात ही नहीं आई और उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि बदनीयती की बुनियाद पे भी हो सकता है, और फिर सियासी असेंबली है तो सियासी तनाज़े पे तहलील होगी ना। जी, बात आपकी 100% ठीक है। देखें, मेरा ख्याल है मंसूर शाह साहब ने तो अपने नोट में नहीं लिखा, तरमिनल्ला साहब ने जरूर लिखा है। तो मैं समझता हूं कि ये बात कहना, कदगन लगाना कि चीफ मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन यानी प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला जब चाहे सिर्फ एक कदगन है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। एक कदगन है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पहले फैसला आएगा। तो वो फैसला आ गया पंजाब के मामले में, फिर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा था, वो भी हो गया। उसके बाद चीजें सेटल डाउन हो गई, तो फिर तो उनको अख्तियार है। तो देखें, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो ओपिनियन है, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप किसी चीफ एग्जीक्यूटिव से ये नहीं पूछ सकते कि आपने असेंबली क्यों तोड़ी, ये आइन के अंदर लिखा हुआ। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि गवर्नर का अख्तियार है कि वो चाहे असेंबली तोड़े चाहे ना तोड़े या उसको वापस भेज दे। भाई 48 आवर्स, सिर्फ 2 दिन है उसके पास, बिल्कुल, चाहे तो वो उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो ऑटोमेटिक असेंबली रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा शोएब साहब, ये हुकूमत का एक मुतालबा था कि जी ये फुल बेंच बनाए। आपको याद होगा इससे जब ये 3 रुकनी बेंच से पहले हर वजीर हर बंदा यही बात कर रहा है। जज साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की, उन्होंने कहा अगर फुल बेंच बनता तो अवामी इतमाद भी मिलता। तो इसमें क्या, मैं कानूनी तौर पर पूछना चाह रहा हूँ एज ए तालिब इल्म, तो क्या वजह, क्यों फुल बेंच क्यों नहीं बना, ये नहीं बन सकता था, क्या मसला क्या है? देखिए, फुल कोर्ट कब बनता है? फुल कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 3 दफा बना, और उसमें भी लास्ट टाइम जब बना था जब ये फौजी अदालतें कायम हुई थी, ये इस इशू को डिसाइड करने के लिए कि क्या आइन के अंदर कोई बेसिक स्ट्रक्चर भी है जिसके खिलाफ 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट नहीं हो सकती, और उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था। फुल कोर्ट बनता है कि किसी आइन की बहुत बड़ी कोई इबहाम हो जिसकी तशरीह करना मकसद हो। इसमें तो आइन में दर्ज है कि 90 डेज में इलेक्शन करने हैं, ये खुद भी कहते हैं 90 डेज में इलेक्शन करने हैं, हम इलेक्शन से भाग भी नहीं रहे लेकिन इलेक्शन कराएंगे भी नहीं। ये कौन सा सवाल है? मैंने आपको कहा ना, 3 सवाल फॉर्मुलेट किए कोर्ट ने, एक सवाल को भी इनके अटॉर्नी जनरल ने, ईसीपी के 2 वकील पेश हुए जिसमें इरफान कादिर और सवाती साहब, किसी एक ने डिनाई नहीं किया किसी एक क्वेश्चन को। ये तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, तो 2 मेंबर बेंच भी बैठ के इसको फैसला दे सकता था। इसमें तो कौन से ऐसी बात है जिसको आपने उस इबहाम को दूर विद ग्रेट रिस्पेक्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कौन सा इबहाम या आइन की वो शिक बताई है कि जिसमें इबहाम था जिसको डिस्कस करने के लिए फुल कोर्ट होना चाहिए था? देखें, फुल कोर्ट जरूर बना सकते हैं। तो मामला ना शोएब साहब, वो उससे पीछे लेके जा रहे हैं ना मामला। वो कहते हैं 90 दिन से तो हम हटते ही नहीं पीछे, लेकिन 90 दिन तो तब आए कि असेंबली पहले तय कर लें कि कानूनी तौर पे तहलील हुई है या गैर कानूनी तौर पे तहलील हुई है। एक और चीज मैंने आपसे पूछनी है, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक आम शहरी जो है वो रेफरेंस लेके आ गए हैं, और वो आपको पता ही है। उसके अलावा करारदाद जो आई है जनाब नेशनल असेंबली से, एक तो ये कि कोई उसमें ना वजीर, ना किसी वजीर आजम, ना कोई इवन नोटेबल लीडर के दस्तखत हैं, वो एक पूरी करारदाद। इन दोनों की क्या अहमियत है? मतलब अब कोई भी शहरी आए और आके फैसले के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके इन 3 जजों के खिलाफ तो रेफरेंस फाइल होना चाहिए, तो इस पर भी जरा रोशनी डालें। पहली बात तो यह है कि किसी जजमेंट के ऊपर तो वैसे भी रेफरेंस नहीं हो सकता, मिसकंडक्ट हो, कोई एम्बेजलमेंट हो, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीजें हो जज के खिलाफ। तो लिहाजा ये शहरी की जो दरखास्त है ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड दरखास्त है। वो नजर आ रहा है नवाज शरीफ ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया, किसी कोई बंदा उठा उसने जाकर एप्लीकेशन डाल दी, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, नवाज शरीफ की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है जो यहाँ 6 हफ्ते का टाइम लेकर गया था, आज 4 साल हो गए वो वापस नहीं आया, और किसी अदालत ने उनसे पूछा ही नहीं कि जनाब आप क्यों नहीं आ रहे। और वो एब्सकॉन्डर भी है, कन्विक्टेड भी है।
उसकी अपील भी यहाँ से खारिज हो चुकी है। उसको क्या इख्तियार है कि वो जजेस के ऊपर तनकीद करे। जहां तक इस रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, आर्टिकल 68 बड़ा क्लियर है कि कंडक्ट ऑफ द जजेस के मुतालिक कोई एक लफ्ज भी आप नहीं कह सकते अपनी असेंबली में। जो कुछ इन्होंने रेजोल्यूशन पास की है उसकी कोई लीगल वैल्यू अदरवाइज भी नहीं है। और जो नोटेबल लोग हैं उन्होंने जानबूझ के उस पर साइन नहीं किए, क्योंकि अगर तौहीन अदालत में जाना पड़े तो उसमें उनका फ्यूचर बच जाए, तो इसलिए उन्होंने अपने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अच्छा तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट है और ये जस्टिस अतर मोअज़्ज़ज़ हमारे जज हैं, वो कह रहे हैं कि एक डार्क पास्ट है सुप्रीम कोर्ट का और हमने कोई सबक नहीं सीखा। व्हाट इज रेफरिंग, क्या कहना चाह रहे हैं वो, इसका क्या मतलब है? देखें, डार्क पास्ट तो रहा है, लेकिन अदलिया बहाली तहरीक के बाद हम ये समझते हैं कि ये डार्क पास्ट अब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये कहना कि अगर एक जितना प्रेशर भी था, क्योंकि ट्राइका नहीं चाहती इलेक्शन हो, हमारे मुल्क के तमाम सियासी जमातें एक्सेप्ट पीटीआई, तो अब बात यह है कि ट्राइका के शदीद तरीन प्रेशर के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बेहतरीन फैसला दिया है और आज वो तनकीद भी सह रहे हैं और इंसाफ की खातिर वो सारा कुछ वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हवा के रुख पे चलना तो बड़ा आसान होता है। विद रिस्पेक्ट जस्टिस अतर मनल्ला साहब उस हमारी तहरीक का हिस्सा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उस वक्त भी हम तहरीक में साथ थे और आज भी हम आइन के साथ खड़े हैं। आइन की पामाली हमें कबूल नहीं है। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हमारा मतमा नजर है और उसके लिए स्टैंड किया था और आज भी स्टैंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी ये फैसला दिया है, लास्ट क्वेश्चन शुएब साहब, वो ये है कि आइन का आर्टिकल 68 है, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट में अदालत या जजेस पर कोई बहस नहीं हो सकती। हमारी अदालत पार्लियामेंट के अंदर माशाल्लाह से हो ही ये रहा है सब मामला। और दूसरी तरफ एक और मामला है, वो ये कि जलसों के अंदर भी ये सब कुछ होता है, यहां पे भी हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग और मैं ठीक पढ़ रहा हूं आर्टिकल 68 को, तो ये तो सीधा सीधा तौहीन अदालत का केस है। अदालत इतनी रेस्ट्रेंट से काम क्यों ले रही है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स चीफ जस्टिस साहब के हवाले से दी गई हैं, आज तक दी जा रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इनको ये जुडिशल रेस्ट्रेंट अब खत्म कर देना चाहिए। जब इमरान खान ने सिर्फ एक एडिशनल सेशन जज के बारे में कहा था कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, जस्टिस अतर मनल्ला साहब की सरबराही में बेंच बना और तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स हुई। बिल्कुल। और जब इमरान खान साहब का मैं उस वक्त वकील था, इमरान खान साहब ने आकर कहा रोस्ट्रम पे कि जी मैंने यहाँ लीगल एक्शन की बात की थी। बाबर सत्तार साहब वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बेंच थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लीगल एक्शन की बात की, लेकिन आपने जलसे में की है, लिहाजा ये तौहीन अदालत है। और यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब बड़ा ऑनरेबल शख्सियत है और बड़ा जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं और बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन आप इस वक्त शहीन साहब, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ। ये इमरजेंसी की बात हो रही है, आर्टिकल 232, ये कानूनी इसकी आईनी क्या सूरत है, किस तरह कानूनी तौर पे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा सकती है हुकूमत? सर ये नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी लगाने के लिए भी उसमें इनको सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भी चाहिए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इमरजेंसी नहीं लगाने देनी। और ये इमरजेंसी की कोई कैफियत, कोई हालत, कोई चीज नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के अल्तवा या नेशनल असेंबली को मुद्दत बढ़ाने के लिए ये करना चाह रहे हैं, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेन कर पाएगी या इसको कोई कानूनी जवाब मिल सकेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे शुएब शाहीन साहब और अपना ओपिनियन दे रहे थे इन सब मामला के ऊपर, खासतौर पर जो आज सिचुएशन बनी है जस्टिस अतर मुनल्ला के इजाफी नोट पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ जहांगीर जदून साहब मौजूद होंगे, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल है। हुकूमत का भी जरा नुक्ता नज़र उनसे ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सब मामले के ऊपर। स्टे विद अस। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जस्टिस अतर मुनल्ला साहब का जो आज इजाफी नोट है जिसमें उन्होंने कहा कि ये 4-3 का फैसला है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो 10 मई का इलेक्शन कराने का हुक्म है वो बनता नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब जज साहब खुद कह रहे थे 14 मई का वो जब ये कह रहे थे कि रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए बेंच, तो उसका मतलब तो यही है कि वो नहीं उसके अंदर, फिर वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें, फिर साथ वो कह रहे हैं कि ये मैंने रिक्यूज नहीं था किया। ये कुछ समझ नहीं आई बात की सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जब से केस लगा उस वक्त ही शुरू हो गई थी कि ये 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला है। बिल्कुल। अब वो जो 4 मेंबर थे जो उन्होंने कहा था कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, वो कहते हैं हम 4 का यही फैसला है। तो अगर 2 जजों ने तो रिक्यूज कर लिया, उन पे एतराज आ गया, तो बाकी अगर 7 जज बच गए हैं तो वो कहते हैं जी हमारा 4 जजों का ये
पॉइंट ऑफ व्यू था, ये ओपिनियन है कि ये पिटीशन, और उनकी बड़ी वैलिड रीजनिंग है उसकी नॉन मेंटेनेबिलिटी। ये तो इजाफी नोट है ना सर, ये फैसला तो नहीं है। नहीं, वो कहते हैं ना कि हमने इजाफी नोट तो मतलब है तब वो ना कि अब इसमें यही कहता हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अब देखो ना, आधी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मानती नहीं है, आधी मानती है, तो फिर अब डिसीजन कौन करेगा? किसने क्रिएट की सर कंट्रोवर्सी? आप ये कह रहे हैं कि ये जो जजेस ने इजाफी नोट दिए उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है? नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं ना कि हमारा 4-3 का फैसला था कि मेंटेनेबल नहीं है, और उन्होंने आज अपनी इस पे रिक्यूजल पे भी लिखा है कि मैंने कहा था कि मैं इस बेंच का हिस्सा रहूंगा और मैं केस इसमें बैठना चाहता हूँ। अब जब नहीं, उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस फैसला कर लें उसके ऊपर और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करें। वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने इसी बेसिस के ऊपर अगर शामिल नहीं किया कि अपना माइंड बता चुके हैं तो फिर गिला तो नहीं था बनता। देखिए, उसमें तो चीफ जस्टिस साहब ने एक मतलब आप कह सकते हैं कि उनको पता था कि ये वाले जज ही फैसला देंगे, तो उन्होंने ये जजमेंट थी, ये तो मैनोवरिंग, फिर इसका मतलब उन्होंने खुद मैनोवर किया है। उनको पता था कि ये वाली जजमेंट, ये जज फैसला, ये इसका फैसला यही है। तो फिर जदून साहब एक चीज बताइएगा, वो पॉलिटिकल डिसीजन है, तो फिर तो डेफिनेटली उनको फुल कोर्ट बनानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत अहम इशू जो अतर मनल्ला साहब ने भी उठाया, दीगर जजेस ने भी उठाया, वो था कि असेंबली पंजाब और केपी की जो थी उसकी तहलील आईनी थी या गैर आईनी थी, कानूनी थी या गैर कानूनी थी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं 170 के करीब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो एमपीएस थे पंजाब के अंदर, वो उस वक्त जब असेंबली तहलील हुई कोर्ट नहीं गए। अगर स्टेक होल्डर्स ने उस वक्त उसको चैलेंज नहीं किया था और उसको मान लिया था, तो क्या जजेस को बाद में ये आइडिया उनको देना चाहिए कि भाईजान आप उससे भी पीछे चलते हैं ताकि 90 दिन वाला मामला खत्म हो? हम तो पहले इस चीज को डिस्कस करें कि जनाब ये असेंबली तहलील आईनी थी, गैर आईनी थी? नहीं, उन्होंने बल्कि तहलील से पहले जो आर्टिकल 63A की रीराइटिंग की है उससे किस्सा शुरू किया है कि वहां पे हमसे ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसी जजमेंट दी है कि आइन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो सेक्शन है कि आइन के अंदर इवन फुल स्टॉप या कामा का भी इजाफा कर सके। तो असल कंट्रोवर्सी जो है वो जो आपकी बात की जजमेंट आई है उससे पैदा हुई है। नहीं, लेकिन देखें, नहीं सर, ऐसा वो अपनी जगह पे है वो बात, लेकिन वो साथ ही कह रहे हैं कि सियासी हिकमत अमली के तौर पे सूबाई असम्बलियां तहलील करना जमहूरियत से मुताबिकत रखता है। ये वो सवाल पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या ये सियासी हिकमत अमली के तहत आपने असम्बली डिसॉल्व कर दी है तो वो तो बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये अपने फैसले के अंदर इजाफी नोट के अंदर कह रहे हैं वो। नहीं, उन्होंने ये जब उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था तो ये मैं आई वाज प्रेजेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, तो ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि अतर मनल्ला का ये क्वेश्चन फ्रेम कर दे। तो देखना, एक कोर्ट के अंदर, फुल कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि जी इनका ये क्वेश्चन फ्रेम करें, बाद में ना जज साहब को बेंच पर रखते हैं ना वो क्वेश्चन आता है, तो इससे आप फिर क्या समझते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर से जजों को या अपने सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है तो फिर उसकी जजमेंट की असल चीज स्पिरिट होता है जजमेंट का, endorsed by the people, confidence of the people, कि लोग समझे कि ये फाइनल आर्बिटर जो है ये। सर, आइन में जब कहीं लिखा ही नहीं हुआ, कहीं पे नियत का जिक्र है ही नहीं कि बद नियत है कि नेक नियत है, इख्तियार देता है आइन पाकिस्तान चीफ जस्टिस को, तो उसके बाद उसमें क्या डिस्कशन बनती है? इस तरह का इख्तियार चीफ जस्टिस को नहीं देता कि वो अपनी मर्जी करे। अच्छा जहांगीर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप मेरी बात सुन ले, आप थोड़ा सा प्लीज मुझे सवाल करके जवाब देने का मौका देना। आप अगर इस तेजी से आप सवाल ही करते रहेंगे फिर जवाब तो सुनते नहीं आप। सर चीफ जस्टिस अगर अपनी डिस्क्रिशन यूज करते हैं तो उसके लिए बेशुमार जजमेंट आई हुई है कि वो डिस्क्रिशन किस तरह यूज होगी, वो मेरिट पे यूज होगी। अगर चीफ जस्टिस को पता है कि प्री डिटरमिनेट हो चुका है कि कोई भी जज या चीफ जस्टिस के हमने ये फैसला देना है, नहीं मैं तो चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, ये वाला बेंच बनाना है, तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। नहीं मैं तो चीफ मिनिस्टर के असेंबली तहलील इख्तियार की बात कर रहा था हुजूर जी। मैं तो चीफ मिनिस्टर के असेंबली तहलील करने के आईनी आर्टिकल की बात कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हम तो असेंबली डिसॉल्व करना ही नहीं चाहते। ये किसके कहने पे? आइन के अंदर तो आइन में कहीं नहीं लिखा हो, लेकिन उसने एक समरी गवर्नर को भेजनी है, बस भेज देनी है उसने। ये तो कहीं नहीं लिखा कि उसे पूछ के ना करे। किसकी डायरेक्शन पे समरी भेजिए गवर्नर को? आइन में ये नहीं लिखा हुआ, आइन उसको बाहर नहीं करता। आइन में ये लिखा हुआ है कि लेकिन उसने पब्लिकली अनाउंस किया है कि मैं तो असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहता था। ही वाज डिक्टेटेड बाय समबडी, लेकिन की उन्होंने, और उसके बाद वो गवर्नर को उन्होंने समरी भेजी। यही है आइन आपका, और इसके अलावा तो नहीं है कोई। नहीं, वो तो आइन में यही लिखा हुआ है, लेकिन देखे ना जब आइन की इंटरप्रिटेशन हुजूर वाला जो आइन में लिखा है हमने तो उस पे रहना। अच्छा इस पे ना जरा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर साहब ने और पीछे से जाहिर है वो ब्रेक का मामला होता है, तो मेरे प्रोग्राम का वक्त सर खत्म हो गया। इस पर कल डिटेल में बात कोशिश करते हैं कि अगर आप ही हमें वक्त दें तो कल इस पर बात करते हैं। आज का प्रोग्राम आपने देखा है और ओपिनियन आपने खुद फॉर्म करना है, सबके ओपिनियन आपने सुन लिए हैं, फीडबैक अपना दीजिएगा। कल मुलाकात।